स्टार्ट करते हैं अपन इलेक्ट्रिकल मशीन। ये जो आपका इलेक्ट्रिकल मशीन है इसमें टोटली आपके 5 चैप्टर होने वाले हैं, मतलब पूरे मशीन को हम 5 चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्या क्या है आपका? तो दैट इज ट्रांसफार्मर, इंडक्शन, डीसी, सिंक्रोनस मशीन और ये स्पेशल मोटर्स। ठीक है, तो टोटल आपके 5 चैप्टर होने वाले हैं। तो नो डाउट जब इंडक्शन पढ़ेंगे तो इंडक्शन मोटर, इंडक्शन जनरेटर पढ़ेंगे। डीसी मशीन पढ़ेंगे तो डीसी मोटर, डीसी जनरेटर पढ़ेंगे। सिंक्रोनस पढ़ेंगे तो सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस जनरेटर, दैट इज ऑल्सो नोन एज अल्टरनेटर, उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में स्पेशल मोटर्स, मतलब जो फ्रैक्शनल, मतलब किलोवाट मोटर्स, मतलब छोटी रेटिंग की जो मशीन है उनके बारे में पढ़ेंगे। डन। तो ये जो आज का हमारा जो सेशन होने वाला है, स्पेशली हमारा जो पूरा फोकस होगा इस बात पे होगा कि मैं आपको चीजों को विजुलाइज करा सकूं। ठीक है ना? तो जो इलेक्ट्रिकल मशीन है इसे अपन 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या? एक आपका क्या हो जाएगा? स्टैटिक इलेक्ट्रिक मशीन, और एक आपका क्या है? रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन। अगर स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन में बात करें तो कौन आ जाएगा? ट्रांसफार्मर। और रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन में आ जाए तो कौन हो जाएगा? जनरेटर और मोटर। अब वो जनरेटर इंडक्शन भी हो सकता है, सिंक्रोनस भी हो सकता है, डीसी भी हो सकता है। वो मोटर इंडक्शन भी हो सकता है, सिंक्रोनस भी हो सकता है, डीसी भी हो सकता है। ठीक है? तो इलेक्ट्रिकल मशीन 2 टाइप के हो सकते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन और रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन। अगर स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में बात करें तो सिर्फ अकेला कौन है? ट्रांसफार्मर। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी कौन सा डिवाइस नहीं है, कौन सा कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है बेसिकली। ठीक है ना? खैर, बट जब यहां पे आएंगे तो यहां पे आपको चीजें मतलब रोटेट करते हुए दिखेंगी। ओके, एक कर क्या रहा है, एक क्या करेगा? ये एनर्जी को क्या करेगा? एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। ये क्या करेगा? एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। और ये क्या करेगा? एनर्जी को एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। लाइक जैसे जनरेटर हो गया तो ये क्या करेगा? मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, और अगर ये मोटर हो गया तो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रिकल को मोटर में, सॉरी मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल को मोटर, ओ सॉरी यार क्या मैकेनिकल में। ठीक है ना? फिर से देखो क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर हम बात करें रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन की तो ये जो जनरेटर है ये आपके मैकेनिकल इनपुट को इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। और अगर मैं बात करूं मोटर की तो ये आपके इलेक्ट्रिकल इनपुट को मैकेनिकल आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है ना? खैर, अब इसके कौन कौन हो सकते हैं फिर से देखो, डीसी, सिंक्रोनस, इंडक्शन। तो जब मैं मशीन बोलूंगा, जब मैं बोलूंगा डीसी मशीन, इसका मतलब मैं किसको बोल रहा हूं? मैं दोनों के बारे में बात कर रहा हूं, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर। अगर मुझे मोटर बोलना होगा तो मैं साफ साफ बोलूंगा डीसी मोटर, जनरेटर बोलना होगा तो साफ साफ बोलूंगा डीसी जनरेटर। बट अगर मैंने बोला डीसी मशीन, इसका मतलब मैं दोनों को लेके चल रहा हूं। ठीक है ना? ये अलग अलग टर्म्स यूज होंगे। जैसे अल्टरनेटर बोल रहा हूं तो इसका क्या मतलब है? सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर। बट अगर मुझे दोनों को रेफर करना होगा तो मैं क्या बोलूंगा? सिंक्रोनस मशीन। ठीक है ना? इसी तरह इंडक्शन मशीन में कौन कौन आ जाएगा? इंडक्शन मोटर और इंडक्शन जनरेटर। फिलहाल तो जो हमारा ये सेशन है वो किसको डेडिकेटेड है? तो दैट इज ट्रांसफार्मर। ठीक है ना? ट्रांसफार्मर पे बात करते हैं। अब पूरे इलेक्ट्रिकल मशीन में हमें क्या करना है? हमें इसके अंदर क्या हो रहा है उस पर बात करनी है। बाहर क्या हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है? बाहर क्या होता है ये बातें हम नॉर्मली कहां कर रहे होते हैं? पावर सिस्टम में। ठीक है? इसके अंदर क्या हो रहा है ये बात हमें करनी है, या फिर इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, कैसे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कैसे एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, क्या मीडियम है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अंदर क्या हो रहा है। ठीक है ना? तो ये चीज, खैर
तो देखो जरा, अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मर की, अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो कि किसके लिए यूज किया जाता है, पावर को ट्रांसफर करने के लिए, जो कि किसके लिए यूज किया जाता है, पावर ट्रांसफर या फिर एनर्जी ट्रांसफर। किसके लिए यूज किया जाता है, पावर ट्रांसफर या फिर एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट, फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी, विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, म्यूचुअल इंडक्शन। कुछ समझ में आया क्या? मतलब ये डिफिनीशन अपने आप में कंप्लीट डिफिनीशन है अबाउट व्हाट, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है ना? तो दैट इज व्हाट, ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर पावर, कौन सा पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी विद द थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है क्या? ठीक है, खैर तो ये आपका सिंपल डेफिनेशन। देखो यहां पे अगर मैं इस डायग्राम के थ्रू बात करूं तो देखो, जब भी करोगे आप बेसिकली क्या दोगे, आप यहां से सप्लाई दोगे, ये आपका प्राइमरी, एक ये जब जहां पे आपने सप्लाई दिया इसे आप क्या बोलोगे, दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक सर्किट ए है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट ए है, बीच में कौन सा सर्किट है, ये मैग्नेटिक सर्किट, बीच में क्या है, मैग्नेटिक सर्किट। क्लियर है क्या? मतलब आप इस बात को ऐसे समझो, इस बात को आप ऐसे समझो कि ये मान लो एक क्या हो जाए, मैग्नेटिक डोमेन, मतलब मैग्नेटिक मीडियम। इस मैग्नेटिक मीडियम में जो आपका इनपुट है दैट इज इलेक्ट्रिकल, और जो आपका आउटपुट है दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकल, दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकल, इनपुट इलेक्ट्रिकल, आउटपुट इलेक्ट्रिकल, और एनर्जी को यहां से वहां पे ट्रांसफर करना है, बट नॉट थ्रू द कंडक्शन, थ्रू द इंडक्शन, दैट इज द ट्रांसफॉर्मर। समझ में आया क्या? कंडक्शन के थ्रू नहीं कर रहे हैं हम, किसके थ्रू कर रहे हैं, इंडक्शन के थ्रू। क्या क्या बेनिफिट्स हैं उस सारी बातें अभी अपन देखेंगे। ठीक, तो एक बीच में समझो, तो जब भी हमें एनर्जी ट्रांसफर करनी होती है ना, हमें क्या चाहिए होता है, एक मीडियम चाहिए होता है। वो मीडियम यहां पे क्या है, मैग्नेटिक डोमेन है, मैग्नेटिक मीडियम है। क्लियर है क्या बात? मतलब मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, चलिए, तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, ट्रांसफॉर्मर। ओके, अब देखो जरा, अगर ट्रांसफॉर्मर की बात करें बेसिकली कि क्या क्या है, तो देखो यार, पूरे ट्रांसफॉर्मर, सिर्फ ट्रांसफॉर्मर नहीं, पूरे इलेक्ट्रिकल मशीन में अगर मैं बात करूं ना, पूरे इलेक्ट्रिकल मशीन तीन चीजों के अराउंड ही घूम रही है। कोई भी मशीन हो, चाहे वो ट्रांसफॉर्मर हो, डीसी मशीन हो, सिंक्रोनस मशीन हो, इंडक्शन मशीन हो, सब में हमें जनरेट कराना है ईएमएफ, सब में। ठीक है ना, क्या जनरेट कराना है, ईएमएफ। अब ईएमएफ जनरेट कराने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है, तीन चीजें चाहिए होती है। क्या क्या, कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों के बीच में क्या, रिलेटिव मोशन। इसी तीन चीज पे पूरी इलेक्ट्रिकल मशीन है, याद रखना, कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और रिलेटिव मोशन। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ ट्रांसफॉर्मर के लिए नहीं है, ये सारी मशीनों के लिए है, चाहे वो डीसी हो, चाहे सिंक्रोनस हो, चाहे वो इंडक्शन हो। ठीक है ना, सिर्फ तीन चीजें, कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और रिलेटिव मोशन, इसी में अपन बातें करेंगे। खैर, अभी मैं यहां पे बात करूं, व्हाट इज कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, तो सिंपल, जिससे अपन करंट फ्लो कराते हैं, तो लाइक कि कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एंड ऑल। ठीक है ना, वाइंडिंग जो करते हैं, चाहे वो स्टेटर वाइंडिंग पे हो, चाहे रोटर वाइंडिंग पे हो, चाहे प्राइमरी पे हो, चाहे सेकेंडरी पे, दैट इज व्हाट, कंडक्टर, दैट इज कंडक्टर। जैसे ये क्या है, कंडक्टर, ये क्या है, कंडक्टर, बोलो हाँ या ना, ये कंडक्टर हो गया। ओके, दूसरी बात क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स अपन प्रोड्यूस कैसे कराते हैं, तो सिंपल हमें पता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। बट यहां पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है दैट इज वेरी वीक, बहुत कमजोर होता है। तो इसको स्ट्रांग करने के लिए अपन क्या करते हैं, कॉइल बना लेते हैं। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होएगा दैट इज व्हाट, दैट इज वीक, और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होएगा वो क्या होएगा, स्ट्रांग। है तो दोनों एक ही ना, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। बोलो हाँ या ना। तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था मैग्नेटिक फील्ड, मुझे चाहिए था मैग्नेटिक फील्ड। सर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए क्यों, देखो यार एक कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या कॉन्सेप्ट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर आप मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी किस में कन्वर्ट हो रही है, मैग्नेटिक क्वांटिटी में, मैग्नेटिक फील्ड में। या फिर विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर पा रहे हो। तो ये जो दोनों में रिलेशन होता है ना दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कुछ समझ में आया, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन। मतलब अगर मैं चाहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता हूं, मैं चाहूं तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता हूं। कुछ समझ में आया, जैसे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में आपने करंट दिया तो दैट करंट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक, बट करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेज तो दैट इज व्हाट, मैग्नेटिक ना। फिर वो मैग्नेटिक फील्ड आपने ट्रांसफर किया, सेकेंडरी पे गया, तो मैग्नेटिक फील्ड अगेन क्या इंड्यूस करेगा, ईएमएफ, एंड ईएमएफ इज अगेन व्हाट, इलेक्ट्रिक ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक में या फिर मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कुछ समझ में आ रहा है, मतलब अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। कुछ समझ में आ रहा है, बोलो। अगर डी बी अपॉन डी टी है तो मुझे क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या मिल सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमें बेसिकली क्या मिल सकता है, मैग्नेटिक फील्ड। इसी को बेसिकली क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। समझ में आ रहा है क्या। तो पूरे इलेक्ट्रिकल मशीन में हम यही तो कर रहे होते हैं, पूरे इलेक्ट्रिकल मशीन में हम यही कर रहे हैं बेसिकली, कि कभी जरूरत पड़ने पे इलेक्ट्रिकल इनपुट देके मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करा रहे हैं, कभी मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक ईएमएफ जनरेट करा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या। तो बस यही होने वाला है पूरे इलेक्ट्रिकल मशीन में। खैर, तो एक कंडक्टर था, दूसरा क्या, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट करेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर सिंपल सा करंट लेते तो मैग्नेटिक फील्ड वीक क्रिएट हो रहा था, तो हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए क्या किया, कॉइल बना लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गया। अब उस कंडक्टर और उस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर रिलेटिव मोशन है तो ईएमएफ जनरेट होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। उन्होंने बोला था अगर कंडक्टर है और ईएमएफ है, कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड है, और दोनों के बीच में अगर क्या है, रिलेटिव मोशन, तो आप जनरेट करा सकते हो क्या, ईएमएफ। ठीक है ना। खैर, तो रिलेटिव मोशन भी हमें चाहिए, कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और रिलेटिव मोशन। चलिए आगे देखते हैं। तो देखो जरा, अब मान लीजिए ट्रांसफार्मर है और उसमें आपने कौन सी सप्लाई दे दी, डीसी सप्लाई। कौन सी सप्लाई दे दी, डीसी सप्लाई। अब बताना इस ईएमएफ में कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है। क्या कंडक्टर वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, देखो
कॉइल लगा है ना, तो कंडक्टर वाली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, बोलो हाँ या ना। क्या मैग्नेटिक फील्ड वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है? हाँ हो रही है। कैसे? करंट अगर आपने सप्लाई दिया है तो यहां पे क्या आएगा? करंट आएगा, और करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी फुलफिल हो रही है। बट क्या ये जो ए इन कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में से कोई वेरिएबल है क्या? कोई वेरिएबल है? क्योंकि हमें याद रहे कि जो इलेक्ट्रिकल ईएमएफ या ईएमएफ इंड्यूस तभी होगा जब जो फ्लक्स है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा? चेंज होगा। बट ये जो सप्लाई आपने दिया है क्या दिया है? डीसी, जो कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है? कांस्टेंट है, बोलो हाँ या ना। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट है, तो इफ मैग्नेटिक फील्ड तो है बट दैट इज नॉट वेरिएबल। कंडक्टर भी क्या है? स्टेशनरी है। दोनों में से किसी एक को तो मोशन करना पड़ेगा ना। कंडक्टर भी स्टेशनरी और मैग्नेटिक फील्ड भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है? कांस्टेंट। तो मतलब रिलेटिव मोशन क्या होगा? नहीं आएगा, बोलो हाँ या ना। रिलेटिव मोशन हमें देखने को नहीं मिलेगा, और अगर रिलेटिव मोशन देखने को नहीं मिल रहा है तो क्या हमें ईएमएफ देखने को मिलेगा? नहीं। व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ? दैट इज जीरो। समझ में आया क्या? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज व्हाट? जीरो। इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो कहां पे? प्राइमरी पे, सेकेंडरी पे, दोनों पे। कहीं भी ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। समझ में आएगा क्या? कहीं भी ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। क्या इतनी बातें हमें क्लियर है क्या? आगे बढ़ जाए, ठीक है। साथ साथ लिखते चलना ना अपने हिसाब से, क्योंकि चीजें आसान है, तो आई डोंट थिंक कि अलग से लिखने की वो टाइम देने की जरूरत है, ठीक है। खैर, अब जब आप इसे एसी सप्लाई दोगे, जब आप इसे एसी सप्लाई दोगे उस समय देखो क्या हो रहा होगा। कंडक्टर है, बोलो यार, कंडक्टर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी है। क्यों? करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज कांस्टेंट और वेरिएबल? वेरिएबल, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है फाई दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और आई जैसा कि आप देख पा रहे हो आई क्या है? वेरिएबल। एसी सप्लाई, तो अगर आई अल्टरनेटिंग है तो फ्लक्स भी क्या होगा? अल्टरनेटिंग। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और अगर फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है ना। क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। मतलब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन आएगा, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन आएगा, बोलो हाँ या ना। और अगर रिलेटिव मोशन आ तो मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब इसका डेरिवेशन देखेंगे, बट याद कर लेते हैं ईएमएफ का फॉर्मूला पता है क्या होगा? एनीवन? 4.44 एफ इंटू एन इंटू 5, ठीक है ना। फॉर्मूला याद करते चलेंगे, हालांकि इसका भी डेरिवेशन भी देखेंगे। तो ईएमएफ क्या हुआ? 4.44 एफ इंटू एन इंटू 5। तो ए एसी सप्लाई के साथ ए कंडीशन हुई हमारी। डन। अब अगर हम बात करें वर्किंग प्रिंसिपल की, कि लाइक ये काम कैसे करता है, ठीक है ना, काम कैसे करता है, पहले आप ये समझो कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो देखो यार क्या बोला जा रहा है, फिनोमिना वेयर देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ। एक ऐसा फिनोमिना जहां पे किसका प्रोडक्शन हो रहा है? ईएमएफ का। किसमें? कंडक्टर में। इन एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से कंडक्टर में ईएमएफ का जनरेट होना, दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कुछ समझ में आई क्या बात? किसी कंडक्टर में ईएमएफ का जनरेट होना ड्यू टू वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज व्हाट? दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये बात सबको क्लियर है? अभी मैं ट्रांसफार्मर पे नहीं गया हूं,
मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? किसी कंडक्टर में ईएमएफ का जनरेट होना ड्यू टू वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड या ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ इंडक्शन, एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। एक क्या होता है सेल्फ इंडक्शन और एक क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन। देखो एक क्या है सेल्फ इंडक्शन और एक क्या है म्यूचुअल इंडक्शन। व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? जब अगर मैंने यहां पे मान लो एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर में क्या है, मान लीजिए आपने सप्लाई दिया, मान लीजिए आपने सप्लाई दिया, ध्यान से सुनो, सप्लाई दिया तो एक कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है तो अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है वेरिएबल है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है वेरिएबल। अब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इसी कंडक्टर को कट करेगा और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अगर कंडक्टर को कट करेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अगर इस कंडक्टर को कट करेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा और ईएमएफ जनरेट हुआ तो उसे क्या बोलोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बट ये उसी कॉइल में इंड्यूस हो रहा है जो कि मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, बोलो हाँ या ना। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसी कॉइल में क्या हो रहा है ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, खुद में ही जनरेट हो रहा है ईएमएफ। क्लियर हुआ? आपने सप्लाई दिया, सप्लाई देने के लिए कोई और कंडक्टर तो नहीं था ना, इसी कंडक्टर में सप्लाई दिया, इसी ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, इसका मैग्नेटिक फील्ड फिर से इसको कट कर रहा है और ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो इसी कंडक्टर में फिर से ईएमएफ जनरेट हो रहा है इसी के करंट की वजह से, तो दैट इज नोन एज व्हाट सेल्फ इंडक्शन। क्लियर होगी बात? इधर आ जाओ, म्यूचुअल इंडक्शन क्या हो रहा है। देखो आपने क्या दिया करंट दिया, ध्यान से सुनोगे मैंने क्या बोला। आज का पूरा सेशन मैं सिर्फ आपके दिमाग में ट्रांसफार्मर के इंटरनल इमेजेस को डालने की करने वाला हूं, यही मेरी कोशिश रहेगी पूरी क्लास में। समझ में आ रही बात की नहीं? मतलब मैं आपको दिखाऊं, देखो सिर्फ और सिर्फ हर एक कॉन्सेप्ट के लिए मेरे दिमाग में यही है कि आपको इंटरनली सारा एक तरीके से ट्रेवल कराऊं अंदर क्या चल रहा है। उससे क्या होगा फिर मैं जब कॉन्सेप्ट बताना स्टार्ट करूंगा ना तो फिर आपके दिमाग में सिर्फ एक सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं रहेंगे, आपके दिमाग में ये चीजें भी चलेंगी, ठीक है ना। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना, और अगर एक क्लियर हो गया तो आगे सिर्फ मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा ना तब भी आपके दिमाग में चीजें टहल रही होंगी कि हाँ वहां ऐसे हुआ था। तो इस पे अपन काम करते हैं आज ना, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन एक बार और सुनो, एक कॉइल है, कंडक्टर है, इसमें करंट दिया, इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया और इसका मैग्नेटिक फील्ड इसी कंडक्टर को कट कर रहा है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। उस ईएमएफ की डायरेक्शन अगर वो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो वो मेन सोर्स का मतलब अपने सोर्स का, उसका सोर्स क्या है ईएमएफ इंड्यूस क्यों हो रहा है ड्यू टू वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कौन कर रहा है करंट, वेरिएबल करंट, मतलब उस करंट का क्या करेगा अपोज करेगा। उस करंट को कौन दे रहा है वोल्टेज सोर्स, तो वो जो ईएमएफ यहां पे इंड्यूस होएगा वो मेन सोर्स का क्या करेगा अपोज करेगा। यही क्या है लेंज लॉ। समझ में आया? एक सप्लाई वोल्टेज ए है, एक सप्लाई वोल्टेज ए है और दूसरा ईएमएफ क्यों आया ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर ये सप्लाई डीसी होता तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू ईएमएफ आना था क्या, नहीं आना था। बट ये एसी है इसलिए इसके क्रॉस क्या आएगा ईएमएफ आएगा, और वो ईएमएफ मतलब दो सोर्स हो गए ना, एक सोर्स से, और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये अपने मेन सोर्स का क्या करेगा अपोज करेगा, मेन सोर्स का क्या करेगा अपोज करेगा। और अगर ये अपोज करेगा तो उसी को क्या बोलते हैं लेंज लॉ। ठीक है, अभी बात करेंगे, इधर आ जाओ। दैट इज
सेल्फ इंडक्शन, दैट इज व्हाट, म्यूचुअल इंडक्शन। देखो जरा क्या है म्यूचुअल इंडक्शन। एक करंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर, जल्दी बोलो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो इसके अक्रॉस एक ईएमएफ जनरेट होगा या नहीं, जल्दी बोलो। इसके क्रॉस, उधर भूल जाओ, इसके क्रॉस ईएमएफ जनरेट होगा नहीं होगा, दैट इज सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, दैट इज सेल्फ इंडक्शन। अब सेल्फ मतलब यहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा और वो ईएमएफ इस मेन सोर्स का क्या करेगा, अपोज करेगा, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो अब जो ईएमएफ यहां पे इंड्यूस होएगा, चलो उसको, अब यहां पे करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। अब वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू यहां तक जाएगा, मतलब अपना पाथ कंप्लीट करेगा, बोलो हाँ या ना। यहां पे जा रहा था, डजंट मैटर आपने यहां कॉइल रखा या नहीं रखा है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं था, वो वहां पे जा रहा था। अब आपको लगा कि यार यहां पे मैग्नेटिक फील्ड तो है, मैग्नेटिक फील्ड तो है, एक काम करते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड को यूटिलाइज कर लेते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड को यूटिलाइज करते हैं, मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे दिमाग में क्या आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस, अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में मैं कंडक्टर रखूंगा तो उसमें क्या जनरेट होगा, ईएमएफ। तो मैंने क्या किया, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में क्या रख दिया, कंडक्टर रख दिया, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्या रख दिया, कंडक्टर रख दिया। तो अब इस कंडक्टर में ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहां पे ईएमएफ जनरेट हुआ, बट ये जो ईएमएफ जनरेट हुआ क्या इसके खुद के करंट की वजह से हुआ, क्या पड़ोसी के करंट की वजह से हुआ या पड़ोसी के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हुआ। तो यहां पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस हुआ दैट इज सेल्फ और म्यूचुअल, म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि यहां पे इसके करंट की वजह से नहीं हुआ, यहां पे जो ईएमएफ हुआ ये इसी के करंट की वजह से हुआ, बट जो यहां पे ईएमएफ जनरेट हुआ ये इसके करंट की वजह से हुआ, तो दैट इज नोन एज व्हाट, म्यूचुअल इंडक्शन। तो जो ट्रांसफार्मर का फिनोमिना है किसकी वजह से हो रहा है, सेल्फ इंडक्शन की वजह से, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से। समझ में आया क्या, किसकी वजह से, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से। तो इसलिए आपको मैक्सिमम टाइम पे क्या दिखेगा, म्यूचुअल इंडक्शन, जब वर्किंग प्रिंसिपल की बात आती है किसके, ट्रांसफार्मर की। क्या इतनी बात क्लियर है हमें, ठीक है। तो व्हाट इज वर्किंग प्रिंसिपल, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, दैट विल बी व्हाट, एन डी फाई बाई डी टी। बट जो ईएमएफ इंड्यूस होएगा ना वो हमेशा उस सोर्स का अपोज करेगा जिससे कि क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, और उसी को दिखाने के लिए हमें यहां पे क्या लगा देना होता है, माइनस। और इस स्टेटमेंट को बताने के लिए हमें किस नाम की हेल्प लेनी पड़ती है, लेंज लॉ। मतलब अगर कोई पूछे कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें कितने लॉ हैं, तो देयर आर 2 लॉज। कौन कौन, फैराडेज लॉ एज वेल एज लेंज लॉ। लेंज लॉ ये साइन बेसिकली किसने बताया, लेंज ने बताया, और कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा किसने बताया, फैराडेज ने बताया। ठीक है, इस साइन क्यों लगाया गया, इस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इस साइन ए इंडिकेट कर रहा है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, फैराडेज ने तो ये बताया कि देखो यार अगर कोई कंडक्टर है, एन नंबर ऑफ कंडक्टर है, और उसे रखा गया वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, कितना होगा, एन इंटू डी फाई बाई डी टी।
फिर बाद में लेंज ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो ईएमएफ वहां पे इंड्यूस होगा एन डी फाई बाई डी टी, जो अमाउंट इंड्यूस होगा वो अपने मेन सोर्स का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो उस चीज को दिखाने के लिए उन्होंने बीच में क्या लगा दिया, साइन, कि अपोज कर रहा है। इसलिए जो साइन वाला टर्म है इसको अपन क्या बोलते हैं, लेंज लॉ। क्लियर है क्या? ठीक है, ओके। तो ये है फैराडेज लॉ ऑफ इक्वेशन। ठीक है, बाकी अभी देखेंगे, मतलब अब ये जो यहां पे दो चीजें होती हैं, एक टाइम वेरिएशन और एक स्पेस वेरिएशन। ठीक है ना, एक टाइम वेरिएशन और एक स्पेस वेरिएशन। अगर टाइम में वेरिएशन हो रहा होता है तो उसे उसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है दैट इज नोन एज स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जो स्पेस में वेरिएशन हो रहा होता है उसको बोलते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये मैं बेसिकली एक अलग से सेशन लूंगा जिसमें मैं ना सिर्फ ट्रांसफार्मर के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं पूरे इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में बात करूंगा। तो वहां पे मैं दिखाऊंगा कि स्टैटिकली क्या होता है और डायनेमिकली क्या होता है। आ रही बात समझ में? मतलब मैं पूरे मशीन को आपको एक साथ दिखाने की कोशिश करूंगा अभी मे बी एक दो दिन में, ठीक है ना, उस पे। तो उससे क्या होगा, पूरे मशीन का आइडिया लगेगा आपको। इसमें क्या मैं, मेरा फोकस किस पे है, ट्रांसफार्मर पे, उसमें क्या रहेगा, पूरे मशीन के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है ना, खैर। तो अभी फिलहाल के लिए आप ये समझो, ईएमएफ जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये क्या बताता है कि कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब ये ईएमएफ प्रोड्यूस होने के दो तरीके हैं, एक होता है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक होता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। फिलहाल ट्रांसफार्मर में कौन सा ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो दैट इज स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि यहां पे कंडक्टर क्या होता है, स्टेशनरी होता है। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में कंडक्टर क्या होता है, घूम रहा होता है। ठीक है ना, तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है दैट इज व्हाट, दैट इज स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है ना, दैट इज व्हाट, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डन, आगे बढ़े, चलिए। तो उसके बाद देखो, एक तो क्या बोला, वर्किंग प्रिंसिपल एक क्या था, पहला जो एग्जाम में आ सकता था, दैट वाज व्हाट, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दूसरा स्टेटमेंट क्या आ सकता है, वर्क ऑन द म्यूचुअल इंडक्शन। वर्किंग प्रिंसिपल इज व्हाट, म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कौन सही है, वो सही है, ये सही है, दोनों सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कंफ्यूजन आपको ना हो इसीलिए मैंने सारी चीजों को यहाँ पे क्रिएट। और क्यों वो बात भी समझ में आ रही, क्योंकि हमने पहले क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो टाइप, सेल्फ और म्यूचुअल, और फिर म्यूचुअल भी यहां पे है। ठीक है ना, खैर इसके आगे देखिए, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन, देखो यहां पे ध्यान से सुनो। म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमिना where change in magnetic flux links to a coil induce an EMF in a neighboring coil। मतलब पड़ोसी, यहां पे एक दूसरा कॉइल है, उसमें क्या होगा, EMF का इंड्यूस होना किसी एक कॉइल की वजह से, किसी पहले कॉइल में वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से दूसरे कॉइल में अगर ईएमएफ इंड्यूस होता है तो दैट इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। कुछ समझ में आया? पहले कॉइल के द्वारा वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से दूसरे कॉइल में अगर ईएमएफ इंड्यूस होता है तो दैट इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। समझ में आया कि नहीं? म्यूचुअल मतलब एक दूसरे की वजह से ना, सेल्फ मतलब सिर्फ मेरी वजह से, म्यूचुअल मतलब हम दोनों की वजह से। क्लियर है क्या? तो ये क्या था हमारा वर्किंग प्रिंसिपल, समझ में आ गया कैसे काम करता है? ठीक है, ओके। अब बात यहां पे करते हैं फीचर्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर के फीचर्स की। ठीक है, आप सिर्फ पॉइंट वाइज करके लिखते चलोगे, ठीक है, बाकी मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा कि होता क्या है। क्योंकि देखो यार,
इलेक्ट्रिकल मशीन अभी तक मुझे इतने दिन में ये समझ में आया है कि इलेक्ट्रिकल मशीन अगर आपको आसान करनी है तो चीजों को विजुलाइज करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। अगर आप चीजों को विजुलाइज कर पा रहे हो तो ये ज्यादा देर तक याद भी रहेगा, आपको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा, जल्दी भूलेगा भी नहीं। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि चीजें मतलब इस तरीके से रट रट के हो जाएंगी तो नहीं, गलतफहमी में हो आप, ठीक है ना। तो मेरा जो अभी फिलहाल का पहला 1-2 लेक्चर रहेगा वो इसी बात पे बेस्ड रहेगा कि मैं आपको सारी चीजें विजुलाइज करा सकूं। खैर देखो, पहला पॉइंट क्या है, ट्रांसफॉर्मर इज अ व्हाट, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस। मुझे ये लाइन नहीं बतानी है, मुझे इस लाइन का मतलब समझाना है तुम्हें। ट्रांसफॉर्मर इज अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस, व्हाट डज इट मींस। देखो, जैसे मान लो आपने सप्लाई इनपुट पे दिया था 50 हर्ट्ज, इनपुट पे दिया 50 हर्ट्ज, मतलब क्या, एक सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट कर रहा है सप्लाई, 50 साइकिल। अब ट्रांसफॉर्मर या तो इस वोल्टेज को स्टेप अप कर देगा या तो स्टेप डाउन कर देगा, मैग्नीट्यूड को या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा, दो ही चीजें करेगा। बट चाहे बढ़ाए चाहे घटाए, तो जब ये बढ़ाएगा या घटाएगा तो जो पैरामीटर चेंज होगा वाई एक्सिस का चेंज होगा, किसका नहीं चेंज होगा, एक्स एक्सिस का। मतलब जितना टाइम पहले ले रहा था एक साइकिल कंप्लीट करने में उतना ही टाइम अब भी लेगा एक साइकिल कंप्लीट करने में। टाइम टेकन बाय द वेवफॉर्म टू कंप्लीट वन साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड। तो मतलब जितना पहले का टाइम पीरियड था उतना ही बाद में भी टाइम पीरियड रहेगा, बोलो हाँ या ना। और टाइम पीरियड अगर सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी। क्या मतलब समझ में आया कि नहीं, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होने का क्या मतलब है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि ये जो वेवफॉर्म है ना, जितना टाइम पहले ले रहा था साइकिल कंप्लीट करने में उतना ही टाइम अब भी लेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, हैविंग कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब 50 हर्ट्ज यहाँ पे है तो 50 हर्ट्ज भी यहाँ पे होगा। अगर आपने यहाँ पे 100 हर्ट्ज दिया तो सेकेंडरी का भी कितना होगा, 100 हर्ट्ज होगा। यहां समझ आ गई बात, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस। डन, आगे बढ़े। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन ऐसे बोल देंगे क्या कि ए ट्रांसफॉर्मर है, ए 2:1 का टर्न रेशियो है। बताओ अगर इधर फ्रीक्वेंसी दिया 50 हर्ट्ज तो बताओ सेकेंडरी पे फ्रीक्वेंसी कितनी होने वाली है, 50 हर्ट्ज। एज सिंपल एज दैट, नहीं लगाना है दिमाग कुछ ना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। ट्रांसफॉर्मर इज व्हाट, कांस्टेंट पावर डिवाइस। कांस्टेंट पावर डिवाइस, व्हाट डज इट मींस, जल्दी बोलो। कांस्टेंट पावर मतलब ये है कि पावर होता क्या, पहले ये बताओ। V इंटू आई, V इंटू आई। अगर प्राइमरी की पावर की बात करें बताओ क्या होगा प्राइमरी की पावर, जल्दी बोलो। Vp इंटू IP, दैट इज द पावर ऑफ व्हाट, प्राइमरी। ये किसके बराबर होगा, Vs इंटू IS, दैट इज पावर ऑफ सेकेंडरी। इसी को जब आप वैसे देखोगे तो क्या बोला जाता है, V1 I1 इक्वल टू V2 I2, बोलो हाँ या ना। बट दैट इज वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट, सॉरी आइडियल ट्रांसफॉर्मर, याद रखना। आइडियल ट्रांसफॉर्मर प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है ना, कुछ ना कुछ तो लॉस होएगा ना अंदर, कुछ ना कुछ अंदर लॉस तो होएगा ना, कोर लॉस में जाएगा, कॉपर लॉस में जाएगा, बच जाएगा, ठीक है। तो V1 I1 इक्वल टू V2 I2, ये क्या बता रहा है कि ट्रांसफॉर्मर क्या है, कांस्टेंट पावर डिवाइस है, ठीक है क्या। डन। अब देखो इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछेंगे कि मान लो कि बोलेंगे एक 50 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है, 50 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है,
ठीक है, 50 kVA का ट्रांसफॉर्मर है, तो बताओ अगर सेकेंडरी का वोल्टेज, मतलब या फिर ऐसे समझो, एक मिनट, मैं बोल रहा हूं कि ए इनपुट पे पावर आपने दिया 50 kVA, इनपुट पे पावर कितने दिया 50 kVA, जिसको आपको स्टेप अप या स्टेप डाउन करना था, इनपुट पे पावर कितना दिया 50 kVA। अब मैंने बोला कि जो सेकेंडरी का करंट है ना, दैट इज 100 एम्पियर, दैट इज व्हाट 100 एम्पियर। क्या आप मुझे सेकेंडरी का वोल्टेज बता सकते हो क्या? जल्दी बोलो, सेकेंडरी का वोल्टेज बता सकते हो मुझे? सेकेंडरी का वोल्टेज, यार सिंपल सी बात है, अगर इनपुट पे 50 kVA है तो आउटपुट पे भी कितना होगा 50 kVA, आउटपुट पे भी कितना होगा 50 kVA। अगर आउटपुट पे 50 होगा तो आउटपुट पे जो पावर है दैट इज व्हाट, आउटपुट पे जो पावर है दैट इज S इक्वल टू व्हाट V इंटू आई। तो S की वैल्यू व्हाट 50, वोल्टेज कितना है निकालना है, करंट कितना है 100, अच्छा 50 क्या है ये kVA, 50 इंटू 10 के पावर 3। तो क्या मैं वोल्टेज नहीं निकाल सकता क्या? व्हाट इज वोल्टेज 50 इंटू 10 के पावर 3 डिवाइड बाई 100, व्हाट इज द आंसर 500 वोल्ट। समझ में आएगा? बेसिक बेसिक से बात करते हैं ना एकदम। उसने पावर सेकेंडरी का नहीं दिया था, उसने पावर किधर का दिया था प्राइमरी का, बट पूछा कहां का सेकेंडरी का। तो उसके लिए आपके दिमाग में होना चाहिए ना कि प्राइमरी का पावर किसके बराबर होगा सेकेंडरी के बराबर, नहीं तो फिर कहोगे यार ये कैसे होगी, दिया प्राइमरी का है पूछ सेकेंडरी का रहे हैं। ये तो तभी पॉसिबल है ना जब हमें रिलेशन पता हो कि अगर इनपुट पे दिया हो तो आउटपुट पे कितना होगा, और उसके लिए ये याद रखना दैट इज व्हाट ट्रांसफॉर्मर इज व्हाट कांस्टेंट पावर डिवाइस। क्लियर है? ठीक है, ओके। अब कांस्टेंट पावर डिवाइस है, इसका एक मतलब और समझो आप, जब बोल दिया कांस्टेंट पावर डिवाइस है, इसका मतलब क्या हुआ कि V इंटू आई इज वॉट कांस्टेंट। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब अगर आप वोल्टेज ज्यादा करोगे तो करंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कम, या फिर करंट ज्यादा करोगे तो वोल्टेज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कम। मतलब स्टेप अप कर रहे हो, वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो करंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कम, क्यों? क्योंकि दैट इज व्हाट कांस्टेंट पावर डिवाइस। क्लियर है क्या? पावर का मतलब पावर इज अ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट ना, तो एक बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा ही घटेगा। ट्रांसफॉर्मर इज अ कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ट्रांसफॉर्मर इज व्हाट कांस्टेंट एमएमएफ डिवाइस। ट्रांसफॉर्मर इज कांस्टेंट एमएमएफ डिवाइस। एमएमएफ क्या होता है? एन इंटू आई। एमएमएफ क्या होता है? एन इंटू आई। तो देखो जरा ध्यान से सुनो, अगर एमएमएफ कांस्टेंट है तो प्राइमरी का एमएमएफ बोलो, बोलो N1 I1, सेकेंडरी का एमएमएफ बोलो N2 I2। प्राइमरी का एमएमएफ N1 I1, सेकेंडरी का एमएमएफ N2 I2। बोलो हाँ या ना? ठीक है, N1 I1 और N2 I2। तो ये क्या है एमएमएफ कांस्टेंट। ठीक है, प्राइमरी का एमएमएफ सेकेंडरी का एमएमएफ। इधर आ जाओ, ये 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है, ये 3 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है। ये क्या है 3 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। देखो जरा, तो 3 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी कौन है? ए है प्राइमरी, और ए दोनों क्या है, मतलब एक तरीके से आप समझो कि ए सोर्स साइड और ए दोनों क्या है लोड साइड। तो एमएमएफ सोर्स का एमएमएफ हमेशा किसके बराबर होगा? लोड के एमएमएफ के बराबर होगा। सोर्स का एमएमएफ किसके बराबर होगा? लोड के एमएमएफ के बराबर होगा। सोर्स का एमएमएफ बोलो, जल्दी बोलो N1 इंटू I1। अब लोड का एमएमएफ बोलो N2 I2 प्लस N3
I3। कुछ समझ में आया क्या? अगर ऐसा होता कि ये दोनों सोर्स होते, या फिर ऐसा होता ए भी सोर्स होता ए भी सोर्स होता, तो मैं क्या लिखता, N1I1 प्लस N2I2 इज इक्वल टू N3I3। ठीक है क्या? टर्सरी वाइंडिंग के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, इसी रिलेशन से हो जाएंगे। तो उससे घबराना नहीं कि 3 वाइंडिंग ट्रांस, हमने तो 2 पढ़ा था 3 आ गया, कुछ नहीं है यार। 2 रिलेशन याद होते हैं, वोल्टेज पर टर्न रेशियो इज सेम, वोल्टेज पर टर्न इज सेम, और एमएमएफ इज कांस्टेंट। तो एमएमएफ कांस्टेंट समझ में आ गया, N1I1 इज इक्वल टू N2I2 प्लस N3I3। क्लियर है क्या? तो ट्रांसफॉर्मर इज व्हाट, कांस्टेंट एमएमएफ डिवाइस। डन। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। तो कांस्टेंट एमएमएफ से क्या आया, कांस्टेंट पावर से क्या आया था, V1I1 इक्वल टू V2I2। कांस्टेंट एमएमएफ से क्या आया, N1I1 इक्वल टू N2I2। ट्रांसफार्मर को देखने का, पढ़ने का, समझने का नजरिया थोड़ा सा चेंज कर लो, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रांसफार्मर इज व्हाट, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड बट मैग्नेटिकली कपल्ड। देखो जरा, देखो यहां पे ए बताना जरा, ये कौन सा सर्किट है, ये कौन सा सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये देखो ना, ए वाला, ये कौन सा सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट। अरे जो कॉइल लगा हुआ है क्या है, क्या इस इलेक्ट्रिकल सर्किट और इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई कनेक्शन है? तो दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। बट इन दोनों के बीच में जो मीडियम का काम कर रहा है, कौन कर रहा है, मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये जो कपल, इनके बीच में कपलिंग हुई है, वो इलेक्ट्रिकल की वजह से, मैग्नेटिक की वजह से, मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिकली कपल्ड। समझ में आएगा, दैट इज मैग्नेटिकली कपल्ड। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड बट मैग्नेटिकली कपल्ड। ऑटो ट्रांसफॉर्मर सिर्फ एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर है जो कि इलेक्ट्रिकली भी कनेक्टेड होता है और मैग्नेटिकली भी कनेक्टेड होता है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। अदरवाइज जो भी ट्रांसफॉर्मर लोगे, दैट इज ओनली मैग्नेटिकली कपल्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकली हमें क्या मिलता है, देखो आइसोलेटेड है ना इलेक्ट्रिकली, देखो आइसोलेटेड है, इस इलेक्ट्रिकल का इस इलेक्ट्रिकल से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर यहाँ पे फॉल्ट आता भी है ना, या फिर यहाँ पे फॉल्ट आता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे कोई चेंजेस, मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाली, या फिर यहाँ पे आता है तो उधर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है ना। खैर, सिंगली एक्साइटेड एंड पैसिव डिवाइस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिंगली एक्साइटेड? सिंपल सी बात है, अगर हम सिर्फ एक वाइंडिंग को एनर्जाइज कर रहे हैं, एक वाइंडिंग को, जैसे सिंक्रोनस मोटर और डीसी मोटर, बोथ आर डबली एक्साइटेड। ट्रांसफॉर्मर एंड इंडक्शन मशीन बोथ आर सिंगली एक्साइटेड। क्योंकि जब आप डीसी मशीन पढ़ोगे ना, डीसी मशीन, तो डीसी, जैसे डीसी मोटर ले लो, एक तो आप आर्मेचर वाइंडिंग में करंट दोगे और एक फील्ड वाइंडिंग को करंट दोगे, बोलो हाँ या ना। सिंक्रोनस मोटर ले लो आप, एक तो आप सप्लाई दोगे एक्सटर्नली स्टेटर को, और दूसरा आप रोटर को दोगे मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। डबली एक्साइटेड हुआ या नहीं हुआ? सर जनरेटर कैसे हो सकता है? जनरेटर में आर्मेचर में करंट इंड्यूस हो रहा है ना, ठीक है ना, मतलब दो अलग अलग वाइंडिंग में दो अलग अलग करंट फ्लो हो रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दैट इज सिंगल, एक ही सोर्स है ना, यहाँ पे एक ही सोर्स है, तो दैट इज व्हाट, सिंगली एक्साइटेड, ठीक है ना। और पैसिव क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये एनर्जी जनरेट नहीं कर रहा, ये एनर्जी जनरेट नहीं कर रहा है। एक्टिव डिवाइस क्या होता है, जैसे जनरेटर हो गया, दैट इज एक्टिव डिवाइस, या फिर ट्रांजिस्टर हो गया, उसको भी हमने क्या बोला था, उसको क्यों बोला था एक्टिव डिवाइस, एम्प्लीफिकेशन करता है। एक्टिव बोलने का सिर्फ एनर्जी जनरेशन नहीं होता, अगर एम्प्लीफिकेशन भी हो रहा है तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज
एक्टिव डिवाइस। खैर, तो दिस इज व्हाट सिंगली एंड पैसिव डिवाइस। लिख लिया क्या? ट्रांसफॉर्मर इज एग्जाम्पल ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। ट्रांसफॉर्मर इज एन एग्जाम्पल ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। देखो जरा, यहां पे क्या होगा, V1, और यहां पे क्या होगा, I1। यहां पे क्या होगा, V2, और यहां पे क्या होगा, I2। यहां पे क्या होने वाला है, I2। तो बताओ, ये V1 I1 और ये आपका V2 I2, तो ये क्या हो गया बेसिकली, टू पोर्ट नेटवर्क। तो ट्रांसफॉर्मर इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, टू पोर्ट नेटवर्क। क्लियर है क्या? इसके अलावा और क्या होता है टू पोर्ट नेटवर्क? ट्रांसमिशन लाइन। और क्या होता है? जिसके लिए सारी कहानी बताई थी वही नहीं बताओगे। ट्रांजिस्टर। अरे यार, क्यों बताया था मैंने टू पोर्ट नेटवर्क? उसी के लिए बताया था ना आप लोगों को। ट्रांजिस्टर इज व्हाट, टू पोर्ट नेटवर्क। ट्रांसमिशन लाइन इज ऑल्सो टू पोर्ट नेटवर्क। ट्रांसफॉर्मर इज ऑल्सो काइंड ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ट्रांसफॉर्मर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन डिवाइस। ध्यान से समझो क्या वर्ड लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। क्या ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस है? नहीं। चाहे कोई भी डीसी मोटर हो, चाहे डीसी जनरेटर हो, दैट इज ऑलवेज इलेक्ट्रोमैकेनिकल। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में या फिर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। बट यहां पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल नहीं लिखा है मैंने, क्या लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। क्या मतलब है इसका? देखो जरा, आपने इनपुट क्या दिया, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पहले किस में कन्वर्ट किया गया, मैग्नेटिक एनर्जी में। फिर ये मैग्नेटिक एनर्जी यहां पे वापस किस में कन्वर्ट किया गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बताओ, इलेक्ट्रिकल को मैग्नेटिक में कन्वर्ट किया गया ना, तो दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। बट अगर कोई ये बोले क्या ट्रांसफार्मर एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है, आंसर इज नो। एनर्जी कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो अगर मैं इसको बस यहां पे इसको एक एक दैट इज द ट्रांसफार्मर, इनपुट क्या था, आउटपुट क्या है, क्या ये कोई एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है क्या? कंप्लीट ट्रांसफार्मर क्या किसी एनर्जी को किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। तो बेसिकली कंप्लीट ट्रांसफार्मर इज नॉट एन एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस, याद रखेंगे। बट वैसे देखा जाए तो दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिकल को मैग्नेटिक में, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। एक एक लाइन क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना? एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। अभी तक क्या चल रहा था, पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले क्या पढ़ा, वर्किंग प्रिंसिपल। फिर क्या पढ़ा, फीचर्स। और अभी क्या है, एप्लीकेशन। तो पहला एप्लीकेशन क्या है, टू चेंज द लेवल ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो मतलब क्या हो सकता है, या तो अपन क्या यूज करते हैं, एज अ स्टेप अप। ये कब यूज करते हैं, जब हमें सेकेंडरी के वोल्टेज को क्या करना हो, बढ़ाना हो, तो क्या यूज करते हैं, स्टेप अप। देखो यहां पे सिग्नल का मैग्नीट्यूड कम था, यहां पे सिग्नल का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ज्यादा हो गया। दूसरा क्या है, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन, तो स्टेप डाउन क्यों करते हैं, वोल्टेज को कम करने के लिए, वोल्टेज को कम करने के लिए। वोल्टेज ज्यादा क्यों करते हैं, वोल्टेज को ज्यादा करते हैं ताकि ट्रांसमिशन करने में, ट्रांसमिट लाइन को ट्रांसमिट करने में इजी रहे, क्योंकि हाई वोल्टेज में लॉसेस कम होते हैं, ठीक है ना, हाई वोल्टेज पे लॉसेस कम होते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन में अपन मतलब ट्रांसमिट करने के लिए सोर्स जनरेशन के साथ कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, स्टेप अप। बट कंज्यूमर के पास पहुंचेंगे उतना हाई वोल्टेज तो देना नहीं है, तो हमें फिर से वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा। तो बेसिकली कहां पे, डिस्ट्रीब्यूशन टाइप
यस नो, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे क्या करना पड़ेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ेगा। तो जब वोल्टेज को ज्यादा करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और लॉसेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट यहाँ पे तो हमारी मजबूरी है कि वोल्टेज को कम करना पड़ेगा, वो बात अलग है कि वहां पे करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। तो दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन, व्हाट, वोल्टेज का, वोल्टेज और करंट का लेवल चेंज करना। ठीक है ना, वोल्टेज और करंट का लेवल चेंज करना। इट मे बी स्टेप अप, इट मे बी स्टेप डाउन। क्या इतनी बातें क्लियर है क्या, हमें आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज व्हाट, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। देखो ना, अब अगर यहां पे ट्रांसफार्मर नहीं लगाया है तो खतरा यहां पे खतरा बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, बट यहां पे देखो क्या लगा दिया, ट्रांसफार्मर। तो अभी जो आपका यहां पे करंट इसमें जीरो आएगा, तो बेसिकली आपको डिवाइस के मतलब उसको टच करने के बावजूद आपको झटके नहीं लगने वाले हैं। तो कहने का मतलब आइसोलेशन, आइसोलेशन जो ट्रांसफार्मर होता है उसका जो टर्न रेशियो होता है ना, दैट इज व्हाट 1:1। मतलब हमें वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं करना है, हमें क्या करना है, बस आइसोलेशन देना है, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन देना है। तो फिर पावर एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेट कर दिया तो मैग्नेटिकली तो कपल्ड है ना। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकली आइसोलेट किया बट मैग्नेटिकली क्या है, वो कपल्ड है, तो इसलिए एनर्जी ट्रांसफर होएगी। क्लियर है क्या, दैट इज द सेकेंड एप्लीकेशन। एंड द थर्ड एप्लीकेशन इज व्हाट, इंपिडेंस मैचिंग। ठीक है, इसको जब पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरिंग में तो वहां पे बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा, इंट्रोडक्शन, उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल, फीचर्स और ये आपका एप्लीकेशन। ठीक है ना।